जय हिंद दोस्तों पिछले रविवार को हमने बात की थी 1947 के बाद का हिंदुस्तान। 1947 के बाद का हिंदुस्तान कैसा रहा, कैसा है, कुछ हमने जिक्र किया उसके बारे में। भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े कैसे हो गए, दो भागों में क्यों विभाजित हो गया, इसके क्या कारण थे, और बाकी के 5 राज्य जो थे जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर और 2 राज्य और थे जो अलग देश बनना चाहते थे। तो आज जो हम बात करेंगे वो हैदराबाद की बात करेंगे। हैदराबाद अलग राज्य क्यों बनना चाहता था, ऐसा क्या कारण था जो हैदराबाद के नवाब अपने आप को अलग देश देखना चाहते थे, अलग देश बनाना चाहते थे। बात हम शुरू करते हैं हैदराबाद के उन नवाबों से, और ये बात शुरू होगी 1720 ईस्वी से। 1720 से चले आ रहे हैदराबाद के निजाम शासन को 1798 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के अंतर्गत करना पड़ा। 7 निजामों ने लगभग 2 शताब्दियों तक हैदराबाद पर शासन किया, और 1947 तक, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, तब तक हैदराबाद पर निजामों का शासन रहा। अंतिम निजाम उस्मान अली खान ने हैदराबाद पर 17 सितंबर 1948 तक शासन किया। हैदराबाद की रियासत की जनसंख्या का 80% भाग हिंदू था, लेकिन हैदराबाद के कट्टरपंथी मुस्लिम कासिम रिजवी ने निजाम पर दबाव बनाया और उन्हें भारत संघ में नहीं मिलने के लिए राजी कर लिया। के.एम. मुंशी ने कासिम रिजवी के बारे में लिखा कि उसने राज्य की मुस्लिम जनता को भड़काकर दंगे करवाए और निजाम से कहकर उदार मंत्री मिर्जा इस्माइल को प्रधानमंत्री पद से हटवा दिया और छतारी के नवाब को इस पर बैठा दिया। छतारी के नवाब ने जिन्ना से पूछा कि यदि भारत ने हैदराबाद पर आक्रमण किया तो क्या पाकिस्तान उसकी मदद के लिए तैयार है, क्या पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आगे आएगा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 टूक शब्दों में उत्तर दिया, हम नहीं आ सकते। यह सुनकर छतारी के नवाब के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उन्होंने हैदराबाद छोड़ दिया। कासिम रिजवी की कट्टरपंथी बातों में फंसकर हैदराबाद का निजाम भारत विरोधी बन गया। बहुत इंतजार के बाद जब निजाम ने भारत में विलय का पत्र नहीं सौंपा तो सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया। इसके चलते रिजवी भाग गया और निजाम को सरदार के सामने झुकना पड़ा। सरदार ने कहा कि हैदराबाद के मुसलमानों ने हमारा साथ, जिसका निश्चय रूप से अच्छा प्रभाव पड़ा। निजाम ने रिजवी के कट्टरपंथी इस्लामिक सोच को कोसा और अपने किए पर प्रायश्चित किया। सरदार पटेल ने निजाम को लिखा, मां महिम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, गलती करना मनुष्य की कमजोरी है। ईश्वर निर्देश भूल जाने व क्षमा करने का संकेत देता है। यह अजीब विडंबना थी कि जम्मू और कश्मीर की जनता भारत संघ में मिलना चाहती थी, जबकि वहां का राजा खुद के राज्य को आजाद मुल्क बनाना चाहता था। इस कश्मकश में के चलते पाकिस्तान इस प्रयास में लग गया कि कश्मीर को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर कश्मीर में कबालियों ने आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के चलते महाराजा हरि सिंह की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा था, भारत संघ से मदद मांगना। उन्होंने दिल्ली की सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबालियों ने कश्मीर के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया और लूटपाट शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, जिसके चलते लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जम्मू की ओर पलायन करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भोपाल के नवाब ने अपने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को अधिकृत कर कार्यरत घोषित कर दिया। भोपाल का नवाब 25 जुलाई 1947 की उस बैठक में भी नहीं गया जिसको माउंट बैटन ने दिल्ली में आहूत किया था, दिल्ली में बुलाया था। उसने कह दिया था कि यह बैठक घोंगों को दरियाई घोड़े की और कटफोड़ुओं के साथ चाय पीने के बुलावा देने के समान है। नवाब भोपाल को आजाद मुल्क बनाना चाहते थे। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की रियासत भोपाल, सीहोर, रायसेन तक फैली हुई थी। इस सियासत की स्थापना 1723-24 में औरंगजेब की सेना के बहादुर अफगान योद्धा
दोस्त मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, खिलचीपुर और गिन्नौर को जीतकर स्थापित की थी। 1728 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसके बेटे यार मोहम्मद खान के रूप में भोपाल रियासत को अपना नवाब मिला था। मार्च 1818 में जब नजर मोहम्मद खान थे तो एंग्लो भोपाल संधि के तहत भोपाल रियासत ब्रिटिश साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गई। 1926 में उसी रियासत के नवाब बने थे हमीदुल्लाह खान। नवाब हमीदुल्लाह खान 14 अगस्त 1947 तक ऊहापोह में थे कि वे निर्णय ले रहे थे कि जिन्होंने पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहां आने की पेशकश दे चुके थे और इधर रियासत का मोह था। 13 अगस्त को उन्होंने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासन बनाने का फैसला कर लिया और खुद पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी के पद पर आसीन हो गए। किंतु पुत्री आबिदा ने भोपाल का राज्य संभालने से इनकार कर दिया। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया जिसके प्रधानमंत्री चतुर नारायण मालवीय थे। अक्टूबर 1948 में नवाब हज पर चले गए और दिसंबर 1948 में भोपाल के इतिहास का जबरदस्त प्रदर्शन विलीनीकरण को लेकर हुआ। कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए जिसमें ठाकुर लाल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भैरव प्रसाद और उद्धव दास मेहता जैसे नाम भी शामिल थे। पूरा भोपाल बंद था। राज्य की पुलिस आंदोलनकारियों पर पानी फेंककर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। इन सब के बीच सरकार के प्रतिनिधि वीपी मेनन एक बार फिर से भोपाल आए। मेनन ने नवाब को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता। भौगोलिक, नैतिक और सांस्कृतिक नजर से देखें तो भोपाल मालवा के ज्यादा करीब है, इसलिए भोपाल को मध्य भारत का हिस्सा बनाना ही होगा। वायसराय माउंटबेटन ने भोपाल के नवाब को समझाया और उसे भारत के साथ विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया, जिसने उसे कुछ हिचकिचाहट के साथ मान लिया गया। अतः 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। केंद्र द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर एनबी बनर्जी ने कार्यभार संभाल लिया और नवाब को मिला 11 लाख सालाना का प्रीविवर्स। भोपाल का विलीनीकरण हो चुका था। लगभग 225 साल पुराने नवाबी शासन का अंत हो चुका था। भारत विभाजन को भारतीय राजनीतिज्ञ स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन जिन्ना और ब्रिटिश शासन विभाजन पर अड़े थे। ऐसे में दोनों ने मिलकर भारतीय राजनीतिज्ञों पर दबाव बढ़ाने के लिए देश भर में दंगे कराने शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के बीच फूट डालने के लिए एक प्लान पर काम किया, जिसके तहत मुस्लिम लीग का गठन कराया गया। मुस्लिम लीग से पाकिस्तान की मांग उठाई गई और फिर उसके माध्यम से सिंध और बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया। अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे कराए गए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से लोग यहाँ से दंगों की घायल हो गए और यहाँ से दंगों की शुरुआत हो गई। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न जाए। लेकिन जनता को पीछे की राजनीति का मालूम न था। 1947 को स्पष्ट हुआ कि देश का विभाजन किया जाएगा। बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रतिक्रिया को जानबूझकर ठीक ढंग से नहीं संभाला। चर्चिल और माउंटबेटन ने मिलकर भारतीय राजनीतिज्ञों में पहले फूट डाली और फिर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद धर्म के आधार पर विभाजन की घोषणा की गई। ऐसे में देश में शांति कायम रखने की जिम्मेवारी नेहरू और पटेल पर आ गई। किसी ने यह सोचा न था कि बहुत से लोग इधर से उधर चले जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदायों के लोगों के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दोनों ही देशों की नई सरकारें हिंसा को रोकने में अक्षम थी, क्योंकि सेना ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन थी। फलस्वरूप दंगा फसाद और पलायन हुआ। यही ब्रिटिश अधिकारी चाहते भी थे। भारत विभाजन के दौरान बंगाल, सिंध, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब में दंगे भड़क गए। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इन दंगों में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और शिया मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो गई। कबालियों का हमला करवाकर कश्मीर से जहां शिया मुसलमानों और पंडितों का कत्लेआम किया गया, वहीं सिंध, बंगाल और पंजाब में हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही कौमें दंगा नहीं चाहती थीं, लेकिन ये दंगे राज्य द्वारा प्रायोजित थे। हैदराबाद के निजाम के चहेते कासिम रिजवी ने
हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़काकर हैदराबाद में कत्लेआम मचाया और अंत में उसे भागना पड़ा। पर सबके जवाब में भारत के पंजाब से मुसलमानों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। विभाजन के बाद महीनों दोनों नए देशों के बीच भारी संख्या में जन पलायन हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों का बलात् बेदखल किया गया। हिंदुओं और सिखों की भूमि और घर पर कब्जा किया गया, जबकि दूसरी ओर भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारतीय मुसलमानों से कहा कि आपको अपना मुल्क छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहां से ज्यादा आप यहाँ सुरक्षित हो। गांधी जी की बात आज तक साबित हुई, आज सच साबित हुई। जो मुसलमान भारत छोड़कर चले गए थे उन्हें आज वहां मुहाजिर कहा जाता है, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है और उनका जीना मुहाल है, मुश्किल है। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिम में मुख्यतः पंजाब में हुआ। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे गए और करीब 1,45,00,000 शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। अंत में संपत्ति का बंटवारा हो गया। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों में बांट दिया गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खिंचने लगी। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस कार्य के लिए उन्हें दोषी ठहराया और कहा कि महात्मा गांधी ने यह कार्य गलत किया कि पाकिस्तान को युद्ध के समय धन भेजा, और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया। जब दोनों देश बट रहे थे तो इसमें सबसे बड़ी चाल जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य की थी। कुछ बड़े उन राजनेताओं की थी जो ये चाहते थे कि हमें अलग देश बनाना है, हमें देश का मालिक बनना है, हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है। न हिंदू चाहता था, न मुसलमान चाहता था, और आवाम कभी ये ना चाहती थी कि हमें अलग किया जाए, हिंदुस्तान अलग बसाया जाए, पाकिस्तान अलग बसाया जाए। सबसे बड़ा नुकसान जो है सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, हिंदुओं का भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, जो पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आए। 72,49,000 लोग बर्बाद हो गए, घर से बेघर हो गए। और जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए 72,26,000 लोग, वो भी घर से बेघर हो गए, मुहाजिर हो गए। आज तक के लिए, हमेशा के लिए वो बर्बाद हो गए, परेशान हो गए। इन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह 1947 में इस देश को बर्बाद करने में अपना पूरा योगदान दिया है, मैं कैसे यकीन करूं कि आज वो फूट नीति इस देश में जारी नहीं हो सकती। क्यों आज ये फूट नीति दोबारा देश में लागू होती जा रही है? क्यों हिंदुस्तान से ये हर रोज मांग होती है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? लेकिन मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से पहले ये आप ये देख लेना कि जो मेरे मुसलमान भाई अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में रुके हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ यहाँ योगदान रहा होगा। उन्होंने भी तो अपनी जान की बाजी लगाई होगी, उनके भी तो बुजुर्गों ने अपनी जान दी होगी आजादी के लिए, उनके बुजुर्गों ने भी तो अपनी जान की फांसी पर लटके होंगे। मैं अपने हिंदू भाइयों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। 1947 में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े देशभक्त इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने चाहिए थे, मगर कुछ ऐसे कारण रहे जो हिंदुस्तान के टुकड़े हुए। अब हम चाहते हैं आपसी भाईचारा, और इतिहास का हर रविवार को एक चैप्टर लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा यही है कि हम ये समझ सकें कि हिंदुस्तान को कैसे जोड़ा जाए। हम ये ना करें कि हिंदुस्तान कैसे टूट गया था, उसको तोड़ने के पीछे क्या वजह थी, उसको समझना चाहिए।
जोड़ की तरफ जाना चाहिए, प्यार और मोहब्बत की तरफ जाना चाहिए। आज हमें ज़रूरत है प्यार और मोहब्बत की। आज हमें ज़रूरत है दुश्मन से एक होकर लड़ने की। आज हमें ज़रूरत है एकजुट होकर दुश्मन का सामना करने की। जब 1947 में पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया तो यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान को उसी समय भूल चुके थे और अपना दुश्मन मान चुके थे। जो पाकिस्तान यहाँ के मुसलमानों पर भी अत्याचार कर सकता है वो हमारा भाई नहीं हो सकता। हम ये बात मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बेगुनाह वहां मारे गए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं जाना चाहते थे, फिर भी उनको जाना पड़ा। मगर जब बंटवारा हो गया तो उनको वहां रहना पड़ेगा, हमको यहाँ रहना पड़ेगा। और शायद वो इतने खुश ना होंगे जितना हिंदुस्तान का मुसलमान का एक एक बच्चा खुश है। और खुश रहने की यही वजह है कि आज तक हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे सिख भाइयों ने, हमारे ईसाई भाइयों ने हमें कभी अलग नहीं समझा। हमें अपना भाई समझा, हमें इस देश का एक इज्जतदार नागरिक समझा, हमें वोट देने का अधिकार दिया, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, हमें नेता बनने का अधिकार दिया, हमें मंत्री, एमएलए, एमपी बनने का अधिकार दिया। और संविधान पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उस पर चलने का हमें आदेश दिया। और आज हर मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे कौम की तरह हिंदुस्तान के संविधान का पालन करता है, हिंदुस्तान के संविधान को मानता है, हिंदुस्तान के संविधान पर चलता है। फिर अगले रविवार एक नए विषय को लेकर आएंगे, 1947 के बाद का हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। हमारा चैनल YouTube पर हमारा चैनल है द सत्याग्रह न्यूज़, और Facebook पर हमारा जो पेज है वो अली इमरान के नाम से है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।